नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हर उस नए इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में जिसने 2024 में या तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है या फिर वो सोच रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं तो अपने पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करूं, किस तरीके से मैं अच्छे क्वालिटी और फंडामेंटल्स अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना स्टार्ट करूं, और क्या मेरे उस स्टॉक को पिक करने के बाद क्या पूरे साल वो स्टॉक मुझे अच्छा रिटर्न देगा, या फिर मेरे पिक करने के बाद वो स्टॉक अगर नीचे की तरफ जाता है तो मेरा उसमें डिसीजन क्या होना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का अपना डिसीजन बनाते हैं तब उस डिसीजन के साथ हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी, एक बहुत अच्छा एक एनकरेजमेंट आता है कि हाँ भाई, अब मुझे पोर्टफोलियोज क्रिएट करने हैं, मुझे अच्छे स्टॉक्स पिक करने हैं और मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। ये पहला थिंकिंग इसलिए आता है क्योंकि अगर आपके पास जो सरप्लस अमाउंट होता है या आपकी जो सेविंग्स होती है जॉब से, बिजनेस से, आप उस पैसे को बचा के जब बैंक को देते हो तो बैंक उस पर आपको 5%, 5.5% या ज्यादा से ज्यादा 6% का ब्याज देता है, वो भी पूरे साल में। आप जब एक साल बाद उस 6% का ब्याज लेते हो तब तक महंगाई ही 6% से ज्यादा बढ़ चुकी होती है, तो आपको अपने ही पैसे पे रेट जो होता है, इंटरेस्ट रेट, वो नहीं मिलता है, वो फायदा नहीं मिल पाता है। उल्टा जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, वो उतनी बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट का रुख आजकल के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे सिर्फ पैसा नहीं दिखता है। अब ये चीजें चली गई कि एक मिथ्य बना हुआ था, एक ऐसी भावनाएं बनी थी कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है। डूबता उसके लिए है जो बिना सोचे समझे कोई बिजनेस में पैसा डालता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या ऑन ग्राउंड आपका कोई बिजनेस हो। आप किसी भी बिजनेस में पैसा बिना जानकारी के, बिना रिसर्च किए, और वहां लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां पे आपको एक चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर आप 2024 में इन्वेस्टर बन गए थे, आपने जनवरी फरवरी के स्टार्टिंग में 2024 में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आज दिसंबर में वापस आपका पैसा वहीं आ गया है, शेयर की प्राइसेस काफी ज्यादा गिर गई हैं क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन चल रहा है। ये आपको इन 5 पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ेगा। आप इन 5 पॉइंट्स को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे, इसे समझ के रखेंगे तो ये गलतियां आपसे नहीं होंगी और आप एक अच्छा स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में कामयाब होंगे। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ये ध्यान देने लायक है कि फंडामेंटल स्टॉक्स को आप पिक करें। अब फंडामेंटल स्टॉक्स क्या होते हैं? आप फंडामेंटल को एक क्वालिटी के भी तरीके से देख सकते हैं, जिस स्टॉक का क्वालिटी अच्छा हो। अब क्वालिटी कैसे हम पता करें? देखिए, स्टॉक की क्वालिटी पता चलती है पहले तो उसके ब्रांड वैल्यू से, उसके ब्रांड नेम से, और ब्रांड का जो फेस वैल्यू है उससे। ब्रांड वैल्यू मतलब उस प्रोडक्ट, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितनी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड है। मतलब आप किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है जिसके वजह से आप उस कंपनी का शेयर ले रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट मार्केट में कितनी ज्यादा डिमांड में है। दूसरा आता है ब्रांड का नाम। उस ब्रांड का नाम क्या ऑल इंडिया फेमस है, क्या हर कोई उसको जानता है, हर एक बच्चे से लेके बूढ़े तक उस ब्रांड के बारे में सबको पता है कि नहीं। वो कोई ऐसी एक हिडन कंपनी नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में आप मतलब खुद पता है आपको, आपने पैसा डाल दिया, लेकिन बाहर आप जब किसी को खुल के बताते हैं कि यार मुझे एक कंपनी पसंद है, मैं उसमें पैसा लगाने की सोच रहा हूं, तो क्या अगले को उसके बारे में ही ना पता हो। तीसरा मैंने बात किया था यहाँ पे ब्रांड का फेस वैल्यू। ब्रांड के फेस वैल्यू की बात यह है कि ब्रांड का मार्केट में नाम कैसा है, नाम अच्छा है कि नाम खराब है, उस ब्रांड के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि नहीं, उसके प्रोडक्ट को लेके कभी मार्केट में ऐसा कोई हाइप तो नहीं बना जिसके वजह से यार इसके बारे में एक गलत नैरेटिव चल रहा है, गलत पर्सपेक्टिव चल रहा है। ये चीजें भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे फंडामेंटल्स में ये चीजें तो आती ही हैं, लेकिन यहाँ फंडामेंटल में आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी का करंट प्राइस क्या है, कंपनी ने 52 वीक हाई या लो क्या दिया है उसने, और उसके बाद आपको देखना है कि कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, उसका फेस वैल्यू क्या है, उसका पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि आप मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढने के चक्कर में अपने क्वालिटी और फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स को छोड़ ना दें। कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पे कहीं से मिले हुए एक शॉर्ट्स को देख के, एक वायरल वीडियो को देख के या 30 सेकंड में ही हम जज कर लेते हैं कि हाँ, अगले ने इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में इतना अच्छा बता दिया या ऐसा नाम बता दिया तो मैं इसके ऊपर अपने पैसे लगा दूं, ये आने वाले समय का मल्टी बैगर होगा। कभी भी मल्टी बैगर स्टॉक के चक्कर में आप अपने क्वालिटी स्टॉक्स को ना छोड़ें। आप कभी भी उसी कंपनी में पैसा लगाएं जिसका शेयर प्राइस अगर नीचे भी जाता है तो आप चैन की नींद सो सके। सबसे बड़ी बात यहां यही होती है कि आजकल ये नैरेटिव बन गया है कि सोशल मीडिया पे 30 सेकंड में एक कंपनी के बारे में ऐसा बता दो जो आने वाले समय में मल्टी बैगर हो जाए। देखिए, एक सिस्टमैटिक है, मैं भी अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियोस नहीं डालता हूं। दोस्तों, यहीं पे हम अपने चौथे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जहां आने वाले साल में आप किन सेक्टर्स पे अपने ध्यान फोकस कर सकते हैं और किन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सेक्टर की बात करें तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इस वक्त काम नहीं कर रहा है या ग्रो नहीं हो रहा है। इस वक्त जो ग्रोइंग इंडिया है और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो इकोनॉमिकल कंडीशंस चेंज हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर
जो काफी अच्छी तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पे लगभग हर सेक्टर ग्रो कर रहा है और वहां पे पोटेंशियल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी टॉप ग्रोइंग सेक्टर्स में जो 2024 में था वही चीज 2025 में है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। जैसे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां आप आईटी सेक्टर पे भी ध्यान दे सकते हैं। 2023 में आईटी सेक्टर बिल्कुल नहीं चला था, 2024 के मिड तक वो भी बिल्कुल नहीं चला, लेकिन अब जाके आईटी सेक्टर्स में अपने आप को री रेटिंग करने की कोशिश कर रहा है। जो वैल्यू उसे पिछले 1.5 साल में नहीं मिला, अब धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल बढ़ते जा रही है। चाहे हम निफ्टी आईटी की बात करें या इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, अब उन्होंने गेन देना चालू कर दिया है। दूसरा हम इसी में बात करेंगे एआई से जुड़ा हुआ ही, कि सबसे ज्यादा जैसे एआई की बात हो रही है वैसे ही यहाँ रिन्यूएबल एनर्जीज की बात हो रही है। यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, और सबसे बड़ी बात है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बढ़ा है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर में भी ज्यादा एक नए प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं, तो यहाँ आप रिन्यूएबल एनर्जी पे अपना फोकस बना के रख सकते हैं। इन्हीं ग्रोइंग स्टॉक्स में आप ये भी देख सकते हैं कि सीमेंट की भी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वैसे ही हाउसिंग फाइनेंस की भी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है। इन्हीं चीजों पे लेके बैंक्स का भी डिमांड बढ़ने वाला है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में भी ये सारी चीजें फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं। 2025 में आपको ये देखना है कि हर एक पर्टिकुलर सेक्टर का मैं एक ऊपर का लार्ज कैप स्टॉक पिक करूं और एक स्मॉल कैप पिक करूं, और हर उस सेक्टर का जो एक बड़ा सेगमेंट, बड़ा प्लेयर होता है उसे आपको जरूर अपने स्टॉक बुक में रखना चाहिए, चाहे कम क्वांटिटी हो। नहीं, एट द एंड में एक पॉइंट और आपको बता दूं कि ये जो मार्केट में हर बार एक बात चलती है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, 2025 में अब तक का सबसे बड़ा क्रैश आएगा, इस तरह की काफी वीडियोस हैं। आप एक चीज समझिए कि 2023 के आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे तो वहां यही आता था कि 2024 में भी एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है जिसके वजह से मार्केट एकदम बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन 2024 है वहां पे आपने देखा कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 10% टूटा है। 10% बहुत बड़ी भी चीज नहीं होती है। आप यहां देखें कि ग्लोबल जितने भी मार्केट है वहां पे इसी साल 18 से 20% तक का हमने गिरावट देखा है। तो दुनिया भर की मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट हुई है, इंडिया के मार्केट में काफी कम हुई है, और वही चीज आने वाले समय में हम देखेंगे कि काफी कम गिरावट होगी क्योंकि इंडिया के मार्केट में जो म्यूचुअल फंड और एसआईपीस का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 करोड़ के पार जाता हुआ दिख रहा है, जो ईयर ऑन ईयर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर हम 8 से 10% भी लें तो ये बहुत ज्यादा होता है। तो आने वाले समय में, और आपको क्या लगता है कि ये जो इस समय मार्केट इतना ज्यादा गिरा है ये हमें सिर्फ तब गिरते हुए दिख रहा है जब मार्केट अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है? इसी गिरते हुए मार्केट में एसआईपीस कंटिन्यू थे। मार्केट में हर मंथ 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, और जितना मार्केट गिरा है ये सब एफआईज की बिकवाली की वजह से हो रहा था, जहां डीआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, हमारे इंडिया के जितने म्यूचुअल फंड्स हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब उस समय बाइंग कर रहे थे, तब ये हाल था। ये ज्यादा बड़ा क्रैश वर्ड इसलिए होता है कि जब एफआईज, डीआईज, रिटेलर, इन्वेस्टर्स हर कोई अपना माल बेचने के लिए खड़ा हो कि मुझे इकोनॉमी पे भरोसा नहीं, मुझे इस कंपनी पे भरोसा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि 6 महीने 1 साल में ये जो मार्केट की स्थिति है ये ठीक हो पाएगी। ये सिचुएशन तब होता है जब मार्केट में गवर्नमेंट गिर रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो, इकोनॉमी खराब हो, कोई बाहर से पैसा लगाने को तैयार ना हो। और खास करके आप वो एग्जांपल्स देख सकते हैं जो हमारे नेबर कंट्री का इस समय हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो, नेपाल की हो, या फिर इंडोनेशिया तक की हो। आसपास के जितने भी ये कंट्रीज हैं इन सबका इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कुछ खराब हो चुका है, पब्लिक रोड पे है। तो ऐसे सिनेरियो में आप कहते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया है, ये अब हफ्ता साल भर तक उठने वाला नहीं है, तो ये चीजें मार्केट को पैनिक करती हैं, डराती हैं। लेकिन हमारा जो इंडिया का मार्केट है ये काफी स्टेबल है। ये दोस्तों ये तो थे कुछ पॉइंट्स और मेरे तरफ से कुछ ऐसे सजेशंस जिसको आप फॉलो करके अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आपका पोर्टफोलियो आपको अच्छा रिटर्न ना दे रहा हो तब पैनिक में ना आके आप उसके ऊपर एक तरीके से एनालिसिस करें और आप उस चीज को समझे कि जब मैंने इस चीज में पैसा लगाया तो क्या सोच के लगाया, इसकी स्थिति क्या है, अब ये कंपनी का करंट इसका जो पोजीशन वो क्या है, और आने वाले फ्यूचर में क्या इसमें पोटेंशियल बन रहा है। मार्केट में एक ही विजन काम आता है, वो है लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखना और अच्छे फंडामेंटल क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना। क्योंकि बार बार बाइंग सेलिंग करके आप वो प्रॉफिट, वो स्विंग ट्रेडिंग या वो इंट्राडे करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते, जो कि एक लॉन्ग टर्म में वो शेयर आपको वो प्रॉफिट जनरेट करके देगा। प्लस आप उस बीच में कितने ऐसे डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट्स और स्टॉक बोनसेस का जो फायदा वो नहीं उठा पाएंगे। तो कभी भी फंडामेंटल
स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो कलेक्शन में रखें। हाँ, आप उसके साइडवेज में एक स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और बाकी की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं उसको फॉलो करके आप अपने एसेट्स को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मेन पर्पस है, मेन मोटिव होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। जैसे कि आप टर्म इंश्योरेंस और अदर चीजें लेकर के उसमें लॉन्ग टर्म तक आप बने रह सकते हैं। उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मैं इस बार इन्वेस्ट नहीं करूंगा या ये प्रीमियम नहीं दूंगा या मुझे 1 साल बाद ही निकालना है। अगर वो 5 साल या 10 साल का आपके साथ एग्रीमेंट है तो आपको उतने साल फॉलो करने ही पड़ते हैं, तब जाके आपको उसका एक अच्छा रिटर्न दिखता है। लेकिन मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे आपको दुनिया के सारे स्कीम से बढ़ के ही अच्छी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि ये जितनी भी स्कीम्स होती है वो भी एट द एंड इसी मार्केट से पैसे बना के निकालती है, जहां आपको पैसा डबल करके देती है 10 साल में और खुद कम से कम 5 गुना से भी ज्यादा कमाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, आप ये चीजें कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।